Greetings, everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we'll be discussing today. So the first article is on the border clash between India and China. So यहाँ पर बात करेंगे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो ये बॉर्डर क्लैश हुआ है, जो कि पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ है। तो उसके पीछे के नुआंसेस को जानेंगे, क्यों क्लैश हो रहा है, क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, इसे रिजॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, हमारे पास कौन से हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो कैसे इफेक्टिवनेस आप ला पा रहे हैं, कैसे उसमें डिप्लोमेसी आप प्रमोट कर रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is with respect to the reforms that we need in UNSC, that is United Nations Security Council, and the global counter terrorism approach. So यहाँ पर बात करेंगे UNSC के reforms के बारे में. बट यूएनएससी के रिफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यूएनएससी है क्या, यूएनएससी के बेसिक नुआंसेस क्या हैं. सो इट बी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, देन वी विल बी डिस्कसिंग कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म में सब्जेक्टिविटी कैसे कैसे हैं, क्या क्या है चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या है इसके सेफगार्ड्स, क्या क्या है मिटिगेटिंग एफर्ट्स. ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. एंड देन The third one is on an amendment bill जिसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल. तो यहाँ पर बात करेंगे ये बिल क्या है, इस बिल में क्या क्या चेंजेस ट्विक करने की बात की गई है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हाईलाइट्स हैं. ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the border clash between India and China. अब जहां तक बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट डिस्प्यूट हैज बीन गोइंग ओवर फ्रॉम द टाइम इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. इंडिया को जब से इंडिपेंडेंस मिला है तब से ही इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते रहे हैं. क्योंकि जो जो एग्रीमेंट्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने चाइनीज गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ हमने किया था, दैट एग्रीमेंट्स हैज नॉट बीन फॉलोड और हैज नॉट बीन ऑब्लिगेटेड बाय वन ऑफ द टू पार्टीज. और इसके कारण काफी सारे इश्यूज हैं जो कि अभी भी अनरिजॉल्व हैं. और इन अनरिजॉल्व इश्यूज के कारण काफी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स और बाउंड्री क्लैशेस होते रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एस्पेक्ट्स इटसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ द टेंशन इटसेल्फ. सो सोर्स ऑफ द टेंशन की बात करें, चाइना और इंडिया जो है दे शेयर अ डिस्प्यूटेड 3440 किलोमीटर्स ऑफ लॉन्ग डी फैक्टो बॉर्डर. और इस बॉर्डर को टेक्निकली कहते हैं और मिलिट्री पार्लेंस में कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या एब्रिवेट करते हैं एस एल ए सी. प्लीज रिमेंबर इट इज एल ए सी एंड इट इज नॉट LOC. Please remember, it's not LOC. LOC is on the other end and LAC is in the other end of India. So please remember, these are two different demarcations. और जो चाइना के साथ जो डिमार्केशन है या चाइना के साथ जो डिफैक्टर बॉर्डर है, दैट इज नॉन एज LAC. बट ये जो LAC है इट इज poorly demarcated. इसका जो demarcation है that has not been clearly done. Why? Because जो terrain है between India and China, that terrain is very rigged. वहां पर that terrain is having a lot of mountains, there's a lot of lakes, there's a lot of valleys. और ये जो lakes हैं they vary, they have a lot of variation. वहां पर जो water table है वो change होता है, उनके जो course of river है they also change. और जो mountains हैं they are also having a very rigged टेरेन. और क्योंकि काफी रिग्ड टेरेन है इसके कारण आप क्लियर कट फेंसिंग नहीं बना सकते, देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री. और जब क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है तो आइदर ऑफ द पार्टी जो कि बाउंड्री के इस तरफ है या उस तरफ है, आइदर ऑफ द पार्टी कैन चेंज द बाउंड्री अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस. अब यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज डन बाय द चाइनीज साइड. चाइना जो है वो यूनिलैटरली इस बाउंड्री को चेंज करना चाहता है, या जो स्टेटस को है उसे चेंज करना चाहता है. बट इंडिया हैज ऑलवेज कंटेंडेड दैट वी हैव टू स्टिक टू द de facto border, we have to stick to the status quo, we do not want any kind of issues in the boundary. बट इसके बावजूद भी चाइना यहाँ पर काफी सारे इश्यूज कर रहे हैं, उसकी जो हेजमनी है दैट हैज बीन क्लियरली सीन इन द बाउंड्री. और यहां पर काफी सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं दिस हेजमनी और द स्ट्रेसिंग ऑफ चाइनाज मिलिट्री पावर, द हार्ड पावर इन द बाउंड्री इज बिकॉज ऑफ इंडियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड टू हाई एल्टीट्यूड एयरबेस. सो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में
काफी सारे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स या पर्टिकुलर कहें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इन द नॉर्थर्न पार्ट जहां पर हम लोग चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, चाइना के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इंडिया अपने तरफ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मोर वाइटलाइज कर रहे हैं, मोर एनर्जेटाइज कर रहे हैं, उससे काफी सारे और कैपेबिलिटीज बिल्डिंग कर रहे हैं। बट जब हम अपने तरफ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप कर रहे हैं, सो इट इज सीन एज एन एग्रेशन फ्रॉम द चाइनीज साइड, और इसके रिटेलिएशन में चाइना जो है वो स्टेटस को चेंज करना चाहता है। दैट इज द सोर्स ऑफ द टेंशन हियर। बट दूसरा सवाल यहां पर आपने काफी सारे न्यूज चैनल्स में सुना होगा कि देयर वेर नो फायर आर्म्स, यहां पर कोई फायरिंग नहीं हुआ था, दे वर यूजिंग हैंड instruments, they were using various sorts of primitive technologies, they were using various sorts of primitive tools, जैसे कि they were using hockey sticks, they were using baseball sticks, जहां पर वो needles को घुसा रहे थे, जहां पर वो काफी सारे different types के needles और different types के instruments बना रहे थे intuitively, जो कि वो harm करना चाहते, but they have never, neither the Indian side or the Chinese side have resulted or have used weapons in that conflict. अब सवाल तो यहां पर यह उठता है कि क्यों वो फायर आर्म्स यूज नहीं करते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए बोथ इंडियज एंड द चाइनीज गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। काफी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है जिसे आप एब्रिवेट करके कहते हैं CBMs. One of the confidence building measure is the agreement which we signed in the 1996. So 1996 का जो एग्रीमेंट था वहां पर हमने क्लियर कट कहा कि LAC में इंडिया और चाइना जो है वो नाइदर ऑफ द साइड्स शाल ओपन फायर, हम लोग ओपन फायर नहीं करेंगे। अगर कोई भी इश्यूज होता है, कहीं पर भी फेस ऑफ होता है, देन ऑल्सो वी शाल exercise self restraint. So these are some of the articles. For example 1996 के article 6 clause 1 में ये लिखा गया है, and article 6 clause 4 में particularly self restraint के बारे में लिखा गया है. So it has been specifically mentioned कि neither of the parties, nor the China or India, would use weapons in case of an face off. In case of stand off अगर होता है, अगर झगड़ा होता है, then also we should be using weapons in that case. As well as we are having another agreement known as the 2005 agreement, and 2005 agreement में भी उसके article number 1 में ये लिखा गया है clear cut that neither side shall use or threaten to use force. सेम टाइम पे 2013 में भी हमारे पास एक एग्रीमेंट है, वहां पर भी वी आर हैविंग सिमिलर मेंशंस। सो क्योंकि डिफरेंट एग्रीमेंट्स में हम लोग ने पर्टिकुलरली कहा है कि वी वोंट बी रिजल्टिंग और वी वोंट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ वेपन्स, दैट इज वाई जब भी स्टैंड ऑफ होता है, जब भी क्लैशेस होते हैं, नाइदर ऑफ द साइड्स टेक्स वेपन्स, वो वेपन्स नहीं ले जाते हैं। इवन दो पेट्रोलिंग के टाइम पे वेपन्स हम लोग ले जाते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे हम लोग वेपन्स यूज नहीं करेंगे। दैट हैज बीन क्लियर कट मेंशन इन दीज एग्रीमेंट्स। और इसी वजह से जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं वहां पर हमने देखा है काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स की जो चाइनीज साइड है वो वेपन्स क्योंकि यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के दूसरे जो नॉन लीथल वेपन्स है, फॉर एग्जांपल बैट्स जहां पर नीडल्स और खिल्ली जो है, कील जो है वो लगाए रहते हैं, वैसे बैट्स और वो इंट्यूटिवली मोर प्रिमिटिव टूल्स ला रहे हैं ताकि वो हार्म कर पाए इंडियन साइड को। सो विद दैट एक मैप करने की कोशिश करते कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो सो फार कैसे हुआ या सो फार क्या क्या चेंजेस हैं। So let's map this, and for your reference this mapping has been taken over by the Al Jazeera website, so you can refer to this website. वहां पर काफी इंटरेक्टिव वे में उन्होंने मैप किया है the India and China's boundary dispute, so you can refer to that website here. So let's start with the basics itself. So the first point here is that it is the world's longest disputed boundary. जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है दैट इज द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और ये काफी पेक्यूलर भी है, काफी स्पेशल भी है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये जो बॉर्डर है यहाँ पर जितने भी क्लैशेस हुए हैं, जितने भी स्टैंड ऑफ हुए हैं, वहां पर नाइदर ऑफ अस, ना इंडिया ने ना चाइना ने एक भी बुलेट फायर किया है। वाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट्स जो कि हम लोग ने साइन किए थे 1996, 2005 या 2013 एग्रीमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि इन तीनों एग्रीमेंट्स पे हम लोग ने पर्टिकुलरली कहा है, वी हैव साइंड, बोथ ऑफ अस हैव साइंड, कि हमने कोई भी स्टैंड ऑफ में हम लोग वेपन्स यूज नहीं करेंगे, वी वोंट बी यूजिंग एनी लीथल फोर्स। और इसीलिए हम लोग देखे थे कि जून 15 में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पर
चाइनीज पार्टीज ने, चाइनीज टीम ने, दे हैव ब्रॉट दीज काइंड ऑफ वेपन्स। तो ये जो वेपन्स हैं, दे इवन दो दे आर नॉट काइंड ऑफ वो गन्स और फायर आर्म्स की तरह नहीं है, वो डायरेक्टली लीथल ना हो, बट स्टिल एक ब्लो इससे मिलना कुड बी लीथल। और आपको पता होगा कि वहां पर इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे। Why? Because even though this is non-lethal, but having an blow by this in such cold temperatures can be lethal, क्योंकि वहां पर मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स स्टिल डेवलपिंग, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल डेवलपिंग है, और टेम्परेचर्स जो हैं वो काफी कम है। और वहां पर अगर स्टैंड ऑफ में अगर चाइनीज साइड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अनड्यू डिसएडवांटेज फॉर द इंडियन साइड, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन आवर लास्ट क्लैश। और यहां पर क्योंकि जो बाउंड्री है दैट इज वेरी लॉन्ग, वी नो दैट इट इज अराउंड हैविंग एंड 3500 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्री। और इस बाउंड्री को स्पेसिफिकली मैनेज करने के लिए, इन एन बेटर वे मैनेज करने के लिए, हम इस बाउंड्री को हम लोग ने डिवाइड किया है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स। अगर मैप के थ्रू जाने, सो यू कैन सी हियर कि जो वेस्टर्न सेक्टर है दैट इज द सेक्टर जहां पर चाइना इज शेयरिंग बाउंड्री विद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। Then we are having the central sector, जहां पर China is sharing boundary with India's Sikkim, and we are having the eastern sector, जहां पर China is sharing boundary with Arunachal Pradesh of India. And these three borders में हमें कहीं ना कहीं हम लोग ने स्टैंड ऑफ देखे हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर प्योंगोंग सो लेक है, देप्सांग प्लेन्स हैं, गलवान वैली है। सेंट्रल सेक्टर में भी दोकलाम है, एंड इन ईस्टर्न सेक्टर जो कि हम लोग ने रिसेंटली देख रहे हैं, हम लोग जो तवान सेक्टर में जो इश्यूज हो रहे हैं, दैट इज इन दी ईस्टर्न सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स में हमने स्टैंड ऑफ देखे हैं इन दी रिसेंट पास्ट। अब देखते हैं कि कौन से हैं फ्यूचर एंड पास्ट क्लैशेस। सो अगर रीसेंट पास्ट की बात करें, वन वाज द मेजर वारफेयर दैट वी हैड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट वाज द सिनो इंडिया वार ऑफ 1962। और सिनो इंडियन वार में जैसे आपको पता है, द चाइनीज साइड हैज एन अनड्यू एडवांटेज, उनके पास एडवांटेज था, इंडियन साइड वाज नॉट एंड मैच फॉर दैट, देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज, काफी सारे कंट्रोवर्सीज हैं, बट व्हाटसोएवर द कंट्रोवर्सीज में भी यहाँ पर चाइनीज साइड के पास एक अनड्यू एडवांटेज था। और इस एडवांटेज और इस वारफेयर के बाद ही इट रिजल्टेड इन दी LAC, दैट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज द ट्रूस लाइन, ये ट्रूस लाइन था। देन इन 1967 में नाथुला क्लैशेस हुए, 1975 में तुलुंगला एम्बुश हुआ था, एंड 2017 you guys remember that there was the Doklam standoff. Where is this Doklam? Doklam is here near to the Sikkim, Bhutan and China. So this is an tripoint, and it is very strategically, it is very important, and this comes in the central sector. Then in 2020 we had the Ladakh confrontation, जो गलवान वैली में जो confrontation हुए, they were in the western sector, and as of now we are having confrontation in Tawang जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, and this comes in the eastern sector. Then जिसे मैंने इनिशियली कहा, we are having three sectors. Eastern sector is the most populated one, जहां पर population जो है वो around 1.4 million है, and the highest altitude is around 7,000 meters. Then central sector है जो कि particularly Doklam Valley consist करता है, where we are having the Nathula, the ambush जो कि हम लोग ने इनिशियली देखा, जहां पर जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है दैट इज अराउंड 4600 मीटर्स, एंड वी आर हैविंग द वेस्टर्न सेक्टर जो कि जनरली हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं, दी गलवान क्लैश, दी प्योंगोंग सो लेक इंसिडेंट, दी देप्सांग वैली इंसिडेंट, जो हॉट स्प्रिंग्स है, ये जितनी भी प्लेसेस हैं, दीज प्लेसेस कम्स इन दी वेस्टर्न सेक्टर। और जैसे मैंने इनिशियली कहा कि काफी सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने डेवलप कर रहे हैं इन इंडियन साइड ऑफ द बाउंड्री, इसको देखकर चाइनीज साइड गॉट एजिटेटेड। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यहां पर मेंशन कर रहे हैं दैट इज द दारबुक श्योक दौलत बेट ऑर्गली ऑल वेदर रोड। सो इस वेदर रोड को देखकर, इस वेदर रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि चाइनीज साइड गॉट एजिटेटेड, और इस एजिटेशन को शोकेस करने के लिए ही उन्होंने ये सब वो एम्बुश कर रहे हैं, वो ये सब स्टैंड ऑफ कर रहे हैं। विद दैट नाउ जब भी बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, देयर इज वन पॉइंट जो कि स्टिल कंटेंशियस है, दैट पॉइंट इज कश्मीर। कश्मीर जो है वहां पर वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं। चाइना कुछ एरिया समझता है खुद का, चाइना एडमिनिस्टर करता है, खुद के क्लेम्स हैं उनके। पाकिस्तान कुछ अपने क्लेम्स करते हैं, एंड इंडिया का भी अपना क्लेम है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। सो लेट मी गिव यू एन ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या क्या है करंट स्टेटस को। सो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के बारे में बात करें,
So this region is called the Indian administered Kashmir. अब generally for Indians हमारे लिए पूरा this whole region is ours. बट अगर इंटरनेशनल मीडिया के बारे में देखिए, अगर आप देखते हो बीबीसी में जो मैप दिखाया गया है या अल जजीरा में जो मैप है, देन दे डोंट कॉल इट कश्मीर, दे पर्टिकुलरली कॉल इट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. At the same time, there is this POK, जो कि is known as the Pakistan administered Kashmir. Same time, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, this area was part of Pakistan, but इस पार्ट को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, एंड एज ऑफ नाउ दिस एरिया अलोंग विद दिस एरिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना. सो दिस इज चाइना एडमिनिस्टर्ड रीजन, जिसे आप एक्साई चीन के नाम से जानते हो. सो अगर आप नॉर्थ में देखते हो, इंडिया का जो क्राउन है उसमें देखते हो, सो देयर इज इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर एंड चाइनीज एडमिनिस्टर्ड अक्षय चीन. सो काफी सारे डिफरेंट कंटेंशंस हैं. अब देखते हैं कि इंडिया का क्या क्लेम. ऑफ कोर्स इंडिया क्लेम्स दैट ऑल दिस रीजन जितने भी हैं जो चाइना एडमिनिस्टर करते आ रहे हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्टर करते आ रहे हैं, दीज ऑल दिस रीजन्स आर आवर्स ओनली. ये हमारा ही है, देयर इज नो डाउट इन दैट. बट हमें बाकी स्टेक होल्डर्स की भी क्लेम्स को समझना है. अगर पाकिस्तान के क्लेम की बात करें तो पाकिस्तान कहता है ओके, जिस जो जो एरिया है जो कि चाइना के पास है, वी आर नॉट क्लेमिंग दोज, बट जो एरिया इंडिया के पास हैं that is also part of Pakistan. So पाकिस्तान के accordingly जो POK है that is their region. At the same time जो Indian administered Kashmir है that is also their region along with Siachen. Please remember जो Siachen glacier है वो पाकिस्तान क्लेम करते आ रहा है. Then अगर क्लेम्स देखिए चाइना का, so of course जो क्लेम्स हैं they are still persisting. जो एरिया है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया that is still there. At the same time जो as of now चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है that is अक्षय चीन is still claimed by China itself. So कश्मीर जो है it is quite volatile along with all other boundary disputes जो कि हमारे पास हैं, जो कि चाइना के साथ हम लोग ने कर रहे हैं. At the same time कश्मीर is also volatile, कश्मीर is also debated. With that, now let's move to our next article, that is on the UNSC reforms and the aspects of terrorism. So let's start with UNSC reforms. अब यूएनएससी रिफॉर्म समझने के लिए फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या. सो अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ tools, there is a lot of parts of the UN structure. For example, there is a general assembly जो कि हम लोग जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं, जहां पर हर एक वर्ल्ड लीडर जो हैं वो जाके स्पीच देते हैं, दैट इज ए जनरल असेंबली. देन वी आर हैविंग द सिक्योरिटी काउंसिल, देन देयर इज दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट है जो कि डे टू डे वर्क्स देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं जो कि एलिगेशंस पे बात करते हैं, एंड देन देयर इज दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए था, बट एज ऑफ नाउ इट्स इनएक्टिव. सो एक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो देयर इज दिस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, secretariat and ICJ. So these are active, and trusteeship council as of now is inactive in the nature. Now let's focus on the security council. अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो वहां पर ऑल टुगेदर 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 आर नॉन परमानेंट एंड 5 आर परमानेंट, जिसे आप कहते हैं P5. ये कौन से कंट्रीज हैं? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूएस. तो इन 5 मेंबर्स को मिला के आप कहते हैं एज P5. और क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स है, इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे आप कहते हैं वीटो. और ये वीटो जो है दैट इज point of contention, that is the source of a lot of criticism for the UNSC. और जो ये 10 मेंबर्स हैं जो कि नॉन परमानेंट है, इनको इलेक्ट किया जाता है आफ्टर एन पीरियोडिक इंटरवल. विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स मूव इनटू मच मोर फाइनर डिटेल्स. अब अगर रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, फर्स्ट वी नीड टू सी की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर द रिफॉर्म्स. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर, इसकी जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंट्स अ लार्जर वर्ल्ड. यस, अराउंड 190 प्लस कंट्रीज हैं, बट आयरनी यहां पर देखिए कि यहां पर यूनाइटेड नेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनमें सिर्फ और सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स नॉन परमानेंट है. और 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही वीटो पावर है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर नहीं है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 190 प्लस कंट्रीज का वॉइस है, उसकी सबसे क्रिटिकल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स है. सो इट इज एन आयरनी. सेकेंड पॉइंट हियर, इसकी जो करंट कंपोजिशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, दैट रिप्रेजेंट्स द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू रियलिटीज.
वर्ल्ड वार टू के बाद यस चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस, ये सब काफी मेजर पावर्स थे, बट एज ऑफ नाउ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि उभर के आए। फॉर एग्जांपल ब्राजील है, देयर इज साउथ अफ्रीका, इंडिया, काफी सारे कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, जो कि काफी और डेवलप हुए हैं। और इन सब कंट्रीज को आप वॉइस नहीं दे रहे हैं, इन सब कंट्रीज को आप परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं। जो आप एज ऑफ नाउ जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर शोकेसिंग व्हाट, दे आर शोकेसिंग दी पोस्ट वर्ल्ड वार टू रियलिटीज। तो हमारा जो चेंज हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, दैट इज नॉट शोकेस इन दी यूएनएससी एज ऑफ नाउ, और इसीलिए देयर इज दिस नीड ऑफ रिफॉर्म्स। थर्ड पॉइंट यहां पर है, जितने भी दूसरे कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल जो ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं परमानेंट मेंबरशिप में। देयर इज नो कंट्री फ्रॉम अफ्रीका जो कि परमानेंट मेंबर है, देयर इज नो कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका जो कि परमानेंट मेंबर है, देयर इज नो कंट्री फ्रॉम मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया या ईस्ट एशिया जो कि परमानेंट मेंबर है। सो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जो पावर है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम कंट्रीज जो कि यूरोप में हैं, जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं पर्टिकुलर साइड ऑफ द वर्ल्ड में। तो आप वर्ल्डली अफेयर में बात करते हैं, अगर आप ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्लोबल वॉइस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दैट नीड्स अ रिफॉर्म इनटू द यूएनएससी। अनदर इशू इज द मिसयूज ऑफ वीटो पावर। जैसे मैंने इनिशियली कहा कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे आप कहते हैं वीटो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री कोई एक प्रपोजल लाता है, तो इन 5 मेंबर्स से आइदर ऑफ वन कैन यूटिलाइज द वीटो, और अगर कोई भी कंट्री वीटो यूज करता है अगेन दैट प्रपोजल, वो जो प्रपोजल है, विच एवर कंट्री वो प्रपोजल आया, परमानेंट या नॉन परमानेंट, दैट प्रपोजल इज डीम्ड टू हैव डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाता है एज ऑफ नाउ, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये जो एक्सट्रीम पावर है, दैट पावर इज नॉन एज वीटो, और ये किसके पास है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है। सो इवन दो कहते हैं कि ये 5 मेंबर्स को वीटो इसलिए दिया गया ताकि वो वर्ल्ड में एक पीस एंड स्टेबिलिटी ला पाए, बट अभी एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, एज ऑफ नाउ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को देखकर, वो मल्टीलैटरल इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, वो वर्ल्डली अफेयर्स को ना देखकर, वो पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपने एडवांटेज में वो वीटो को यूज करते हैं, एंड दैट इज एन मिस यूज ऑफ द वीटो पावर। And the last point, that is why the need of reform is there, that is because of the lack of global governance. Global governance में lack है। For example, काफी सारे mechanisms हैं ही नहीं हमारे पास। For example, इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, स्पेस हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए, वी आर नॉट हैविंग एन ग्लोबल मैकेनिज्म, और हमें चाहिए ऐसा मैकेनिज्म। और जो टीथ है यूएनएससी का, टीथ है यूनाइटेड नेशन का, दैट इज यूएनएससी, उनमें ऐसे मैकेनिज्म्स है ही नहीं, और इसीलिए वी आर कॉलिंग फॉर रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी। अब जब रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, वन टॉपिक इज ऑफन कोरिलेटेड टू दैट रिफॉर्म, दैट इज द केस ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया। इंडिया काफी टाइम से बोलते आया कि दे वांट टू हैव एंड परमानेंट मेंबरशिप टू एनएससी, बट वहां पर काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, काफी सारे वहां पर कंटेंशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो अगर परमानेंट मेंबरशिप की बात करें, सो लेट्स सी कि क्यों इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए, या व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया टू बिकम एन परमानेंट मेंबर। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि इंडिया जो है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो फाउंडिंग मेंबर है, इट नीड्स टू बी एन परमानेंट मेंबर। सेकेंड, जो पीस कीपर्स हैं, या जो जिसे कहते हैं ब्लू बैरेट्स, ये जो ब्लू बैरेट्स हैं, इसके नंबर्स की बात करें तो यहां पर इंडिया हैज ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ पीस कीपर्स डिप्लॉयड ऑन द ग्राउंड मोर देन दी P5 कंट्रीज। देन इंडिया जो है वो रेगुलरली इलेक्ट भी किया गया था एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो आप रेगुलरली किसी कंट्री को नॉन परमानेंट इलेक्ट कर रहे हो, दैट मींस दैट कंट्री इज हैविंग क्रेडिबिलिटी, और जब किसी कंट्री का क्रेडिबिलिटी है, व्हाई नॉट कन्वर्ट इट टू परमानेंट मेंबरशिप। Another point is that India is the largest democracy and second most populous country, और largest democracy को परमानेंट मेंबरशिप से आप दूर नहीं रख सकते, या P5 काउंसिल से आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जरूरत है आपको अगर आप वर्ल्डली व्यूज या ग्लोबल इश्यूज को टैकल करना चाहते हैं। Another point here is कि इंडिया जो है, इंडिया has also acquired the status of nuclear weapon state as of May 1998। सेम टाइम इंडिया ने डिफरेंट वेरियस एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स भी साइन किया। फॉर एग्जांपल जो एमटीसीआर है, वासेंगर एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स भी इंडिया साइन कर चुका है, एंड इंडिया के पास स्टेटस भी है न्यूक्लियर वेपन स्टेट की। तो यहां पर इंडिया एक दिखा चुका है कि इट इज एन रेस्पॉन्सिबल स्टेट, इसमें जो न्यूक्लियर पावर्स है इट इज यूजिंग इट रेस्पॉन्सिबली, और जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हो, सो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। हाउ? बाय गिविंग परमानेंट मेंबरशिप टू इंडिया। और इंडिया जो है, इंडिया इज ऑल्सो एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज।
नाम जैसे जितने भी हम लोग रिफॉर्म्स लाए थे इनिशियली, हम लोग ने अफ्रीका में भी हेल्प की अपार्टाइड के टाइम पे, काफ़ी और इश्यूज भी हम लोग ट्राई किए। सो यहाँ पर नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसके थ्रू हमने शोकेस किया कि इंडिया इज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और इसीलिए इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। द लास्ट पॉइंट हियर, इसकी जो G4 नेशंस हैं कंप्राइजिंग ऑफ ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये चारों कंट्रीज एक दूसरे के कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर टीम बढ़ गया है वर्ल्ड कंट्रीज में, टीम बढ़ गया है मेंबर नेशंस में। देर इज वन साइड ऑफ टीम जो कि कहता है कि हम चारों को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ये कौन से कंट्रीज हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। सो ये चारों कंट्रीज एक दूसरे के कैंडिडेचर को सपोर्ट करता है, एंड दैट ग्रुपिंग इज नोन एज G4 नेशंस। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं अगेंस्ट दिस। तो चैलेंजेस के बारे में बात करें, सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट India has still not signed the nuclear proliferation treaty. So जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसे आप एनपीटी कहते हैं, इंडिया स्टिल नॉट साइन दैट। और जब साइन नहीं किए हैं तो काफी सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना इज सेइंग कि एक ऐसी कंट्री जो कि एनपीटी साइन नहीं किए, एक ऐसी कंट्री जो कि सीटीबीटी उन्होंने साइन नहीं किया, तो वैसे कंट्री को आप यूएनएससी में नहीं ला सकते, उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे सकते। सेकेंड पॉइंट, जितने भी प्रपोजल्स इंडिया लाते आया है उसमें चाइना हैज वीटोड इन दी यूएनएससी। सो क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, और पाकिस्तान एंड चाइना का एक एक्सिस है जो कि एंटी इंडिया रेटोरिक फैलाते आया है, और इसीलिए अगर इंडिया प्रपोजल देता भी है सो इट वुड बी वीटोड बाय चाइना। अदर पॉइंट इज दैट जो P5 मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद नहीं चाहते कि P5 की जो स्ट्रेंथ है वो डाइल्यूट करें। अगर कोई नए मेंबर ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये सब कंट्रीज भी अगर P5 में आ जाते हैं, तो जो हेजमनी है इन 5 कंट्रीज का, वो हेजमनी डाइल्यूट हो जाएगा। उनके पास उतना टेक नहीं रहेगा, उनके पास उतना स्टेक नहीं रहेगा। सो दे वोंट वांट टू डाइल्यूट देयर पावर्स, दैट इज अनदर पॉइंट। Another point that you need to understand is कि there is an another team जो कि इंडिया का कैंडिडेचर या ब्राजील, जापान, जर्मनी का कैंडिडेचर के अगेंस्ट है, एंड दैट ग्रुपिंग इज नॉन एज कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान है, जापान के अगेंस्ट चाइना इज देयर, जर्मनी के अगेंस्ट इटली इज देयर, और ब्राजील के अगेंस्ट अर्जेंटीना है। और इन सब कंट्रीज के ग्रुपिंग को आप कहते हैं कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। एंड लास्ट पॉइंट हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए कि P5 में आप 3-4 और मेंबर्स को परमानेंट मेंबर्स बना लेते हो, सो P5 वुड बिकम P8 या P9। इन दैट केस डिसीजंस लेने के टाइम देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग एफर्ट्स, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिस्कशंस और टाइम टेकिंग एफर्ट्स के कारण जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकता है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द टेररिज्म। अब जहां तक टेररिज्म की बात है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन आवर 12th December वीडियो, जहां पर वी स्टार्टेड विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, then the UNSC 1267 committee, the CTC, that is the counterterrorism committee, and the United Nations global counterterrorism strategy. So जितने भी related topics हैं we have discussed, we have also discussed कि terrorism का क्या definition होना चाहिए, वहां पर क्या subjectivity है, all these things we have already discussed in our yesterday's video. So please refer to it. It is a very important topic from internal security perspective of UPSC. So it is very important. So please refer to it. With that, now let's move to our next aspect, that is on the bill known as Energy Conservation Amendment Bill 2022. So इस बिल पे बारे में बात करते हैं, इसके बिल के हाईलाइट्स, इश्यूज और जितने भी लकूनेज है उसे देखते हैं एज ऑफ नाउ। So let's start with the basics. So ये जो बिल है, it was introduced in the Lok Sabha in August 3, 2022. Then it was passed by August 8, 2022 क्योंकि majority है बीजेपी के पास. Then it was passed in Rajya Sabha as of now in December 12, 2022. So अभी वो president के पास है assent के लिए. If it gets the assent from the president, it becomes an act. You know the basics. अब कुछ highlights देखते हैं. The first highlight here, इसकी जो बिल है, it amends the Energy Conservation Act of 2001 ताकि वो एम्पावर कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट को टू स्पेसिफाई ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म या ट्रेडिंग स्कीम। द फर्स्ट पॉइंट हियर और द फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द स्कीम इज दैट वी आर गोइंग टू हैव एन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। सेकेंड पॉइंट, यहां पर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को एक रिक्वायरमेंट होगी, एक ऑब्लिगेशन होगी कि वो
पर्टिकुलर जो प्रोपोर्शन है, जो कि उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो यूज करें, दे टेक इट फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हॉस्टल है, अगर कोई होटल है जो कि दिल्ली में, तो हॉस्टल हो या होटल हो, उनके लिए एक ऑब्लिगेशन होगा कि जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी वो एनर्जी ले रहे हैं, उसमें उन्हें एक पर्टिकुलर मिक्स लाना होगा। हो सकता है कि 40% फॉसिल फ्यूल से और 60% नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी हो। सो दैट काइंड ऑफ मिक्स हैज बीन मेंशन इन दिस बिल। दैट इज द सेकंड हाईलाइट। थर्ड हाईलाइट कि जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स है वो अप्लाई करेंगे ऑफिसेस को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को, जहां पर जो कनेक्टेड लोड है दैट इज ऑफ 100 किलोवाट्स। सेम टाइम जो एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स हैं दैट वुड अप्लाई टू व्हीकल्स एंड शिप्स आल्सो। सो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द बिल। अब देखते हैं कौन से हैं की फीचर्स। तो जैसे मैंने मेंशन किया, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हाईलाइट और द की फीचर ऑफ दिस बिल इज ऑफ हैविंग एन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो यहां पर जो बिल है इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च करे। बट यहां पर सवाल यह होता है कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? सो कार्बन क्रेडिट जो है एक परमिट की तरह है जो कि ट्रेडेबल होगा, जो कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेच सकेगा। और ये जो परमिट है, द परमिट इज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, लेट्स एज्यूम कि देयर इज दिस इंडस्ट्री नेम्ड ए एंड देयर इज दिस इंडस्ट्री नेम्ड बी। इंडस्ट्री नेम्ड ए में उनके पास काफी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो एनर्जी कंजम्पशन है काफी लो है, जो ग्रीन हाउस एमिशंस है काफी लो है। तो यहां पर मान लीजिए कि दोनों इंडस्ट्री के पास एक लिमिट है कि वो मिनिमम 50 एमिशंस कर सकते हैं या 50 टन के एमिशन कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री ए इज वेरी टेक्नोलॉजी के एडवांस, तो हो सकता है कि कंट्री जो इंडस्ट्री ए है उनकी जो एमिशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25 टन रहे। बट क्योंकि बी के पास बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है इन कंपैरिजन टू ए, तो हो सकता है कि बी जो है, बी चाहता हो या उनकी जो एमिशंस हैं वो 50 से ज्यादा होंगे। तो क्या कर सकता है बी क्या कर सकता है कि ए से बाकी जो 50 एमिशंस के जो परमिट है वो खरीद सकता है और उसके अगेंस्ट में बी जो है पैसे दे सकता है ए को। एंड दिस स्कीम इज नॉन एज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। The second point here is the obligation to use non-fossil fuel source of energy. So यहाँ पर जो एक्ट है, this is empowering the central government कि वो स्पेसिफाई करे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, जितने इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि माइनिंग के इंडस्ट्रीज, स्टील के इंडस्ट्रीज, उनमें क्या क्या होना चाहिए, उनका मिक्स क्या होना चाहिए, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो रेलवेज है उनमें जो एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं उनका क्या मिक्स होना चाहिए, या जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इनमें क्या मिक्स होना चाहिए। सो दैट इज द अनदर की फीचर ऑफ दिस बिल और द एक्ट। The third point here is the energy conservation code for the building। तो जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा, this act is empowering the central government कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर द बिल्डिंग। और यहां पर जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड है, प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोड पहले से भी था, बट द डेफिनेशन जितने स्टेक होल्डर्स को आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, दैट डेफिनेशन हैज बीन ब्रॉडन। एज ऑफ नाउ जितने भी बिल्डिंग्स हैं जिनके जो वोल्टेज है, जिनकी जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड लोड है दैट इज 100 किलोवाट्स और मोर, इन दैट केस वो जो बिल्डिंग है दैट वुड हैव टू फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन कोड। Another point is that there is a lot of standards जो कि mandated है for vehicles and vessels as per the act. For example, जो vehicles हैं उन्हें काफी सारे standards को comply करना पड़ेगा, जो vessels हैं उन्हें भी काफी सारे standards को comply करना पड़ेगा, और at the same time अगर वो comply करने में fail होते हैं या comply नहीं करते हैं तो punitive measures के जितने भी dimensions है that has also been given in this act. The last point here is that composition of governing council of B has been given. So what is this B? B is the Bureau of Energy Efficiency. So there is a Bureau of Energy Efficiency जो कि energy efficiency के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लाते हैं, उनमें कोलैबोरेशन करते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाते हैं। और उनमें काफी सारे हैं गवर्निंग काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, बट इस एक्ट के थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू उस काउंसिल को वो चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नंबर ऑफ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने बढ़ा दिया है, जो number of members हैं they have also increased that. So these minute changes has also been done by this amendment of 2022. अब देखते हैं क्या क्या issues हैं इस बिल के। So the first issue is with regards to the regulation of the carbon credit trading. तो पहला सवाल ये कि जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल, दिस बिल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो है नोडल मिनिस्ट्री इसके अंदर।
बट जब आप कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर होगा। सो काफी सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूके की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, इन सब कंट्रीज में सिमिलर स्कीम्स जो हैं, सिमिलर बिल्स जो हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टेक ओवर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सी थ्रू करता है, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बट इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, दैट इज द फर्स्ट इशू। Second issue here is that there is no clarity on who will regulate the carbon credit market. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कमोडिटी है, तो कमोडिटी जब आप मार्केट में लॉन्च करते हो तो काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, काफी सारे वहां पर सेफगार्ड्स हैं, काफी सारे रेगुलेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेबी हैं, देयर इज सर्न एंड ऑल। सो काफी सारे रेगुलेटर्स हैं। बट जब आप कार्बन क्रेडिट मार्केट के बारे में बात करते हो, तो इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपने ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप कार्बन क्रेडिट मार्केट ट्रेडिंग स्कीम लाएं। बट इस स्कीम को कौन रेगुलेट करेगा, दैट हैज नॉट बीन गिवन इन द स्कीम। सो दैट इज another issue. Third issue here is that the same activity may be eligible under renewable energy, energy savings and carbon credit trading schemes. For example, हमारे पास इस एक्ट से पहले काफी सारे different operational schemes थे. For example, there was this renewable energy certification under the Electricity Act of 2003. Then there is this energy saving certificate under the Energy Conservation Act of 2001. और इन दोनों एक्ट के अंदर हम चाहते तो इस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को ला सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक नया बिल लाया। व्हेन यू इंक्रीज इन नंबर ऑफ लॉज, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ जाती है, जो रेड टेपिज्म है वो भी बढ़ जाता है। सो इट्स बेटर दैट वी डोंट ब्रिंग दिस न्यू बिल, और जो पुराने बिल्स हैं उसी में, पुराने जो एक्ट्स हैं उसी में हम लोग उसको डिवाइड करके उसे हम इंप्लीमेंट करें। दैट वुड बी एन बेटर अप्रोच हियर। The next major issue here is the challenges with regards to the non-fossil energy use obligations. जैसे हमने इनिशियली देखा, यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर काफी सारे ऑब्लिगेशंस है कि उनको पर्टिकुलर परसेंटेज या पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर शेयर जो है वो नॉन फ्यूसल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। The first issue here is that the choice in the energy mix of supply from DISCOM is very rare. For example, मान लीजिए कि दिल्ली में एक होटल है, और दिल्ली में जो होटल है उसको एनर्जी कंज्यूम करना है। बट एनर्जी कंज्यूम करने के लिए वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलरली एक जो डिस्कॉम है उस एरिया का वहां से एनर्जी लेगा। अब इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड कर रहे हो इस होटल को कि इनको पर्टिकुलर जो उनका कंजम्पशन है उसमें पर्टिकुलर परसेंटेज या पर्टिकुलर शेयर जो है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से होना चाहिए। बट दिल्ली जैसे एरिया में, या जहां पर होटल रिक्वायर्ड है या जहां पर होटल प्लेस है, हो सकता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कॉम हो, वहां पर उनके पास ऑप्शंस होना जरूरी नहीं है। दैट इज द केस इन इंडिया। और इस होटल को अगर उन्हें चॉइस चाहिए, अगर उन्हें नॉन फॉसिल सोर्सेज से एनर्जी लेने हैं, और यहाँ पर जो डिस्कॉम है वो नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, सो हाउ कम दिस होटल वुड मीट द ऑब्लिगेशन? दैट इज द फर्स्ट इशू, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस नहीं है कंज्यूमर्स के पास। सेकेंड पॉइंट हियर इज द डिफिकल्टी विद ओपन एक्सेस। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में यह कहा गया है कि दे हैव अलाउड कंज्यूमर्स विद मिनिमम लोड ऑफ 100 किलोवाट that to procure green energy from a generator of their choice. So वो green energy रिक्यूर कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम एन जनरेटर, और इस चॉइस को कहते हैं ओपन एक्सेस। बट यहां पर ओपन एक्सेस करने के लिए भी जनरेटर आपको चाहिए, जनरेटर एक हाई पावर्ड होना चाहिए, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिपुलेटेड कॉस्ट ऑल्सो। और इस कॉस्ट के कारण ये जो ओपन एक्सेस है इट इज नॉट फिजिबल, काफी सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो इसको फिजिबल नहीं मानेंगे, तो इसकी जो इंप्लीकेशन है वो भी मेटलाइज नहीं होगी। दैट इज दी अनदर इशू। थर्ड इशू इज विद रेस्पेक्ट टू द इंप्लीकेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर द नेसेंट टेक्नोलॉजीज। अब इस बिल के अंदर उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। देयर इज अ लॉट ऑफ सोर्सेज जो कि फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं। वी नो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज कौन से हैं। कुछ सोर्सेज जो कि उन्होंने कहा है दे आर द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, और कुछ सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। कौन से हैं रिन्यूएबल सोर्सेज? द सोलर, विंड, हाइड्रो, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज। कौन से हैं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज? जो बायोमास हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, इथेनॉल है, दीज ऑल आर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। एंड फॉसिल फ्यूल सोर्सेज वी ऑल नो, इट इज क्वाइट एविडेंट। बट यहां पर हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया बिटवीन द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड द रिन्यूएबल सोर्सेज, बट ये जो टेक्नोलॉजी है रिलेटिंग टू द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, दे आर स्टिल इवॉल्विंग इन द नेचर, दे आर स्टिल इन द nascent स्टेजेस, और nascent स्टेजेस में है तो उनकी जो कमर्शियलिटी है दैट इज स्टिल नॉट प्रूवन, वो प्रूवन नहीं है। जब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी जो कमर्शियलिटी है, जिसकी जो स्केलेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो नॉट प्रूवन,
उस टेक्नोलॉजीज को हम ऑब्लिगेट नहीं कर सकते, हम फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते किसी कंज्यूमर को, किसी एनर्जी कंज्यूमर को कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करें, क्योंकि उसकी जो कॉमर्शियलिटी है, जो फिजिबिलिटी है, दैट इज स्टिल नॉट प्रूवन. That is the issue with this bill. With that, now let's move to our next aspect, is on the quiz of the day. So the first question is on Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, where the second question is on Article 343. Again, both these questions are based on current affairs only. So please refer to this question. The chances of these questions coming in the forthcoming prelims is very high. So please refer to these questions. और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be given to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज जो PPT है जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, you would get a link in the video description itself. So stay tuned, refer to those PDFs, refer to those explanations. If you're in doubt, reach to us in the comment section. We'll be happy to entertain you guys. With that, study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.